कि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है। और जिसको लगता है कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि हमें फिर से तैयारी करनी है दोस्तों, तो वो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जो दोस्तों सीटेट जुलाई में पेपर होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्लासें दोस्तों आज से स्टार्ट की हैं। और दोस्तों वो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, अभी से तैयारी कर लें दोस्तों। आपको पता होगा कि सीटेट अब इतना आसान नहीं आता है, और जो सीटेट में दोस्तों अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो समय से तैयारी नहीं करते हैं। इस वजह से बहुत से छात्र सीटेट में फेल हो जाते हैं। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं, जो सीटेट जुलाई में आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी दोस्तों ये। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, आज का दोस्तों ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के द्वितीय एजेंट है? तो आपको बताना है परिवार और पड़ोस, स्कूल और पड़ोस, स्कूल और तत्काल, परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो आपका इसका उत्तर बताना दोस्तों, ये द्वितीय एजेंट के बारे में पूछा गया है। द्वितीय एजेंट दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों स्कूल और ये पड़ोस दोस्तों ये द्वितीय एजेंट के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया बांधना। प्रश्न नंबर 2, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? सामाजिक संपर्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ता है। अक्सर आप रिवीजन की वजह से दोस्तों, रिवीजन ना करने की वजह से दोस्तों फेल हो जाते हैं एग्जाम में। बच्चों की भावना को कौन इंगित नहीं करता? खुशी, शोक, जिज्ञासा, सहनशीलता। तो दोस्तों ये खुशी, शोक और जिज्ञासा दोस्तों ये भावना को इंगित करते हैं। और दोस्तों ये रहा सहनशीलता, दोस्तों इसका कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों ये विकासात्मक विधि दोस्तों ये सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करता है। वो दोस्तों किसके लिए? दोस्तों खोज को बढ़ावा देने के लिए, या प्रतिबद्धता के द्वारा, या समावेश को हतोत्साहित करता है दोस्तों ये, या पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों शिक्षक सीखने में सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों इससे क्या लाभ हुआ? तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा? खोज को बढ़ावा देगा दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी, ए या बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दोस्तों ये
अभी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूछा गया है शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दोस्तों, पता नहीं, पहले से ही पता होता है या जानकारी के लिए तैयार करता है। दोस्तों ये जानकारी के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न नंबर 7 का बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये पहले से ही पता है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 7 कुछ सही नहीं लग रहा है दोस्तों, इसको छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालक्रम आयु दोस्तों 4 वर्ष है, तो बच्चे के IQ क्या होगा। तो दोस्तों मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु दोस्तों होती है 5/4 × 100 दोस्तों करना होता है। तो 4 से दोस्तों ये 25 हो जाएगा और 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 9। दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये सत्य नहीं है दोस्तों, और ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है। प्रतिभावान छात्रों के लिए शैक्षिक, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम या शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर मंदबुद्धि के लिए। प्रश्न नंबर 10। तो विशेष शिक्षा दोस्तों किससे संबंधित है। तो ये विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव है। विकल्पों में से केवल एक ही सही है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। तो दोस्तों ये सही नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ तक कि एक अनुभवशील शिक्षक दोस्तों आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। प्लेसमेंट, सारांश, सतत या नैदानिक। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 का आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी नैदानिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की खाली जगह में गिरावट आती है। पावर, गति, गुणवत्ता या मात्रा। तो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की गति में क्या आती है दोस्तों, ये सीखने की गति में दोस्तों क्या होती है, गिरावट आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर दोस्तों 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, कालानुक्रम आयु और शिशु की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष हैं, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मानसिक आयु दोस्तों 7 है, कालानुक्रमिक आयु दोस्तों ये भी 7 है, तो इसे 100 करेंगे दोस्तों, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो दोस्तों ये 100 आई है दोस्तों, यानी 100 जिसकी दोस्तों मानसिक आयु दोस्तों 100 है, वो दोस्तों किसके अंतर्गत आएगी? तो ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अज्ञान, कठोरता, पुरस्कार या प्रशंसा? तो किसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों? ये पुरस्कार का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? छात्रों को कोई उदाहरण दें और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना महत्व दिया जाता है, यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण की त्रुटि पर, कंडीशनिंग, इंसाइट या नकल? प्रश्न नंबर 17 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंडीशनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? विषय, निर्देशात्मक उद्देश्यों, प्रश्नों या शिक्षण समय पर? तो दोस्तों किस पर ध्यान नहीं दिया जाता दोस्तों? ये शिक्षण समय पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र है जिसमें याद रखना, समस्याएं सुलझाना और निर्णय लेना शामिल है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा, महामारी विज्ञान या फिर संज्ञानात्मक विकास? प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों? ये कमजोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण? तो दोस्तों क्या बन जाता है प्रश्न नंबर 20 में? मजबूत बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, प्रेरणा का कारक कौन नहीं है? पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा या अभ्यास? तो प्रेरणा का कौन सा कारक नहीं है दोस्तों? ये अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक विशेष क्षमता का उपयोग खाली जगह हो जाता है, कमजोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण? तो दोस्तों ये कमजोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, एक शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? साक्षात्कार, प्रयोग, प्रकरण, इतिहास या अवलोकन? प्रश्न नंबर 23।
तो दोस्तों ये अवलोकन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवलोकन। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण उम्र में होता है। किस उम्र में होता है दोस्तों ये? 1, 3, 5, 7। तो दोस्तों ये 7 वर्ष की उम्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, शिक्षार्थियों के किस वर्ग को असाधारण श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया गया है? धीरे, मंद, सामान्य, प्रतिभाशाली। प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण किस उम्र में होता है? 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, या फिर 8 साल की उम्र में? तो दोस्तों ये 7 साल की उम्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है जो सीखने में महारत हासिल करता है? ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, शिक्षण की वैकल्पिक विधियां, बाल केंद्रित शिक्षण गतिविधि, या समूह शिक्षण। प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समूह शिक्षण। प्रश्न नंबर 28 है, आपके मस्तिष्क में जितने अधिक भाग आप उपयोग करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप की जानकारी रखते हैं। प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों उतनी अधिक संभावना है कि आप बनाए रखने की जानकारी रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? विश्लेषण के रूप में, साक्ष्य के रूप में, अनुभव या सूचना। प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का आपको उत्तर बताना है। एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से दोस्तों जाना जाता है। विश्लेषण, साक्ष्य, अनुभव या सूचना। प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अनुभव। अनुभव इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 में है, प्रश्न नंबर 30, एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है। दोस्तों ये किस प्रकार बढ़ा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने में छोटे कदम के लिए पुरस्कार की पेशकश, ड्रिल और अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी, उसके छात्रों के बीच उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा के द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़ना। प्रश्न नंबर 30 का आपको उत्तर बताना है। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को किस प्रकार दोस्तों ये बढ़ा सकता है? तो दोस्तों किस प्रकार? ऑप्शन नंबर डी, सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़कर। दोस्तों जब हम छात्रों के जीवन से दोस्तों जोड़कर दोस्तों शिक्षण करवाएंगे दोस्तों उनको अधिक अनुभव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और जो सीटेट की वास्तविक रूप से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें। अब नियमित दोस्तों इसी प्रकार की क्लासें आपको मिलती रहेंगी जो सीटेट एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कराएगी। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।